हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, हम लोग हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। दो तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम कंडक्शन के बारे में और कन्वेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तीसरे तरीके की बात करेंगे जिससे हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, और वो तरीका है रेडिएशन। देखो, हम लोग को पता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों चीज़ें होने के लिए आपके पास पार्टिकल्स होना चाहिए। कंडक्शन में पार्टिकल्स तो मूव नहीं करते हैं, लेकिन पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफ़र होता जाता है। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स खुद हीट को ले जाकर घूम घूम के ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे पानी गर्म होने का एग्जांपल दिया था, या जो सी ब्रीज था। यहाँ इन दोनों तरीकों में आपके पास पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। अगर पार्टिकल्स ना हो, मीडियम ना हो, तो ना ही कंडक्शन होगा ना ही कन्वेक्शन होगा। लेकिन हम लोग को पता है कि बिना पार्टिकल्स के भी आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। और ये एग्जांपल हम जानते हैं कि सन जो है, सन इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, और वहाँ से अर्थ के पास हीट एनर्जी पहुँचती है। हमको इनफैक्ट जो हीट एनर्जी है वो सन से ही मिलता है। और बीच में अर्थ और सन के बीच में काफ़ी बड़ा वैक्यूम है, काफ़ी बड़ा गैप है जिसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। जहाँ का अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म होता है, वहाँ से लेकर सन के बीच में पूरा का पूरा वैक्यूम है जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है। तो यहाँ पे तो कंडक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल्स नहीं है, ट्रांसफ़र कैसे होगा। कन्वेक्शन में नहीं हो सकता, पार्टिकल्स है ही नहीं, तो मूव कौन करेगा हीट को ले जाकर। तब भी सन से अर्थ तक हीट पहुँच जाता है, और यहाँ पे जो जिस तरीके से हीट पहुँचता है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। सन से रेडिएशन अर्थ की ओर जाता है, और हम रेडिएशन के थ्रू हीट लेते हैं। रेडिएशन में होता क्या है कि जो सोर्स है आपका, जो हॉट सोर्स है, जो भी गर्म सोर्स है, जिसके पास हीट है, एनर्जी है, अब ये हीट एनर्जी क्या करेगा, मतलब ये एनर्जी रेडिएट करता है। और ये जो रेडिएशन होता है, ये रेडिएशन एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे, या फिर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि ये ऐसा वेव्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो टाइम के साथ चेंज होते जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। अब क्योंकि आपका हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, कंडक्शन और कन्वेक्शन के कंपैरिजन में आपका जो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है वो बहुत फास्ट होता है। उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड सारे वेव्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है, और वो लाइट की स्पीड से मैच करता है। दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है एक सेकेंड में, पर ये वैक्यूम का स्पीड है। इन केस अगर ये रेडिएशन किसी मीडियम से ट्रैवल कर रहा है तो वो स्लो हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना फास्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करता है, और आपका जो रेडिएशन के फॉर्म में हीट है वो सोच सकते हो कि कितना फास्ट ट्रैवल होगा। जट से ये रेडिएशन या ये एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो इस स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसीलिए आपका जो रेडिएशन है उसके थ्रू अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो बहुत ही फास्ट होगा, और बिना मीडियम के भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर सोर्स से बॉडी के पास या किसी पॉइंट पे डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र हो जाता है बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी पार्टिकल्स के मूवमेंट के, या बिना किसी के हेल्प के, तो ये जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है किसी पॉइंट पर सोर्स द्वारा, ये आपका रेडिएशन के थ्रू होता है। और रेडिएशन मतलब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। इस तरीके से आपका हीट ट्रैवल करता है, और इसको हम रेडिएशन बोलते हैं। अब देखो, रेडिएशन जो है, यहाँ हम इवन अर्थ पे भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपने आग जलाया और डायरेक्ट उसके ऊपर थोड़ा ऊपर आपने हाथ रख दिया, तो आपको जो गर्माहट है वो महसूस होती है, जबकि इतनी जल्दी कन्वेक्शन के थ्रू आपका करंट पहुँचेगा नहीं आपके हाथ के पास। और कंडक्शन जो होता है वो एयर में तो ना के बराबर होता है। इसका मतलब इतनी जल्दी आपके पास जो हीट पहुँचा है वो एक्चुअली में रेडिएशन के थ्रू ही पहुँचा है। तो इवन उसमें से भी जो है वो रेडिएशन एमिट होता है। अगर आपने आग जलाया, उसमें से रेडिएशन एमिट होकर ट्रैवल करता है, और बहुत ही फास्ट ट्रैवल करता है। स्पीड आप देख चुके हो
रेडिएशन विच आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका स्पीड क्या है? 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, समझे? और ऐसा नहीं है कि आग या फिर जो सन है वही सिर्फ हीट एनर्जी रेडिएट करता है। इनफैक्ट इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जितने भी बॉडीज़ या पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे बॉडी एनर्जी रेडिएट करते हैं या फिर ये रेडिएशन एमिट करते हैं। इनफैक्ट हमारा बॉडी या आपके कमरे में जितने भी सामान हैं सब एनर्जी रेडिएट कर रही है, ठीक है? कुछ एनर्जी फास्ट रेडिएट करती है, कुछ स्लो रेडिएट करती है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सरफेस क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी कितना एनर्जी रेडिएट करता है। पर इस दुनिया में हर बॉडी कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है, कुछ ना कुछ रेडिएशन अपने बॉडी से बाहर निकाल रहा है, समझे? हाँ, इसका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। तो अगर मान लो जैसे मैंने गर्म चाय रखी, ठीक है, इनफैक्ट एक और चीज़, बॉडी एनर्जी एमिट भी करता है और यही रेडिएशन वो एब्जॉर्ब भी करता है, दोनों साथ में चलता है। तो अगर मैं आपके सामने मार्कर रखूं तो ये मार्कर अपने बॉडी से हीट एमिट कर रहा है और वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है, दोनों प्रोसेस साथ में चलता है और ये दुनिया का हर ऑब्जेक्ट करता है। और ये जो थियरी है, ऐसा एक साइंटिस्ट ने कहा था जिसका नाम है प्रीवोस्ट, और इसको बोला जाता है प्रीवोस्ट्स थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो इस थियरी द्वारा ये कहा गया कि दुनिया का चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो 0 केल्विन के ऊपर अगर उसका टेम्परेचर है, वैसे हर एक बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर ही होता है क्योंकि आप 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाओगे, तो वो बॉडी हीट एमिट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी, रेडिएशन एमिट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी साथ ही साथ। हाँ, पर ये ज़रूर होगा कि जितना फास्ट वो एमिट कर रही है उतना ही फास्ट तरीके से वो एब्जॉर्ब करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो अगर आप एक गर्म चाय रखते हो सामने, तो वो रेडिएशन जितना फास्ट बाहर निकालती है उतना फास्ट वो एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो वो रेडिएशन बहुत स्लो एब्जॉर्ब करेगी लेकिन बहुत फास्ट रेडिएट करेगी। तो इससे होता क्या है कि नेट लॉस ऑफ रेडिएशन, उसका जो एनर्जी है वो नेट लॉस हो जाता है या फिर वो एनर्जी लूज कर जाता है। क्यों? जैसा कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर उसने 10 जूल एनर्जी गवा दिया, रेडिएट कर दिया, एमिट कर दिया, पर उसी 1 सेकेंड में अगर सपोज करो वो 4 जूल एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब हर 1 सेकेंड वो क्या हो रहा है, 6 जूल की अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। तो हालांकि वो एमिट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, लेकिन अलग अलग रेट पे कर रहा है। और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट वो एमिट करेगा और जितना कम होगा उतना ही फास्ट वो एब्जॉर्ब करेगा। और वो कम फास्ट का मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है कि उसके अराउंड दूसरा बॉडी जो है जहाँ से वो हीट खींच रहा है उसका क्या टेम्परेचर है। तो चाय हीट सराउंडिंग को देता है, रेडिएशन सराउंडिंग को देता है और सराउंडिंग से रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो अब डिपेंड ये करता है कि किसका टेम्परेचर कम है और किसका ज़्यादा है। अगर मानो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर मैं गर्म चाय की बात करूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट ट्रांसफ़र फास्ट कहाँ से कहाँ होगा, चाय से सराउंडिंग की ओर, और चाय से सराउंडिंग की ओर हीट ट्रांसफ़र फास्ट होगा रेडिएशन के थ्रू, और वो जो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन वो स्लो होगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो अल्टीमेटली एनर्जी लूज़ करेगा। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि भाई चाय का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए, तब ऐसे केस में क्या होगा कि 1 सेकंड में वो जितनी एनर्जी लूज़ कर रहा है उतनी ही गेन करेगा। 1 सेकंड में मान लो 5 जूल एनर्जी वो एमिट कर रहा है, तो 5 जूल एनर्जी 1 सेकंड में एब्जॉर्ब भी कर लेगा। ये तभी होगा जब चाय का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो और वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तब ऐसे केस में एमिशन और एब्जॉर्प्शन का रेट सेम हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे आइस रखा हुआ है सराउंडिंग में, तो आइस क्या करेगा बताओ? ये भी एनर्जी रेडिएट करता है, ये भी एनर्जी एमिट करेगा, भले ही टेम्परेचर कम हो उसका, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा। पर इस बार रेट जो है दोनों का वो अलग होगा और एब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होगा, एमिशन का रेट कम होगा, क्योंकि आइस का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है। तो ये बहुत फास्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लेकिन बहुत आराम से एनर्जी एमिट करेगा। रेडिएशन एमिशन का स्लो होगा, एब्जॉर्प्शन का फास्ट होगा। तो अल्टीमेटली इसको हीट मिलेगा, एनर्जी जो है उसको मिलेगा, और इसलिए एनर्जी गेन करते करते वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगता है। तो जब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से मैच कर जाएगा
तब एमिशन और एब्जॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट हो जाएगा, तब उसके बाद फिर जितना वो एमिट करेगा उतना ही वो एब्जॉर्ब करेगा और इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज नहीं होगा। तो इनफैक्ट हर बॉडी आप देखोगे कि रेडिएशन वो एमिट भी करता है और रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है, और इस तरीके से आपका रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता जाता है। हमारी बॉडी भी ऐसे ही करती है। बाकी जितने भी पार्टिकल्स या फिर बॉडीज़ आप अपने अराउंड देख रहे हो, सारे के सारे रेडिएशन एमिट करते हैं और रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करते हैं। कुछ स्लो करते हैं, कुछ फास्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। एक और चीज़, कोई भी बॉडी कितना एनर्जी एमिट कर रहा है या कितना एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, स्पेसिफिकली हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, कितना एनर्जी या कितना रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा, ये उसके कलर पे भी डिपेंड करता है। यस, बॉडी का कलर जो है ये मैटर करता है रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन पे। और ये देखा गया जनरली कि जो लाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वाइट हो येलो हो, वो रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या फिर जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक कलर का कोई ऑब्जेक्ट है तो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट रेडिएशन बहुत फास्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करता है, समझे। इसलिए आपने सुना होगा कि जैसे अगर मान लो गर्मी का समय है तो गर्मी के समय में आपको बोला जाता है कि आप ब्लैक कलर के कपड़े मत पहनो, नहीं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा या हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो समय बोला जाता है कि लाइट कलर के कपड़े पहनो, क्योंकि लाइट कलर के जो ऑब्जेक्ट्स है वो एनर्जी या फिर हीट बहुत ही कम एब्जॉर्ब करती है और उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है बहुत कम होता है। अगर आपको खाना बनाना है तो आपको ज़्यादा एब्जॉर्प्शन चाहिए, आपका जो बर्तन है आपको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे। तो हम कई बार क्या करते हैं, खाना बनाने का जो बर्तन होता है उसके नीचे वाले हिस्से को ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। इससे होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, बहुत फास्ट हीट एब्जॉर्ब करता है, जिससे आपका खाना जल्दी बन सकता है, समझे। अच्छा, यहाँ पे कई बार हम क्या करते हैं, रेडिएशन को हमको रोकना भी होता है ताकि वो पास ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास गर्म चाय पड़ी हुई है और ये हमेशा के लिए गर्म ही रहे, लेकिन अगर आप उसको बाहर रखोगे तुम सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो है वो हीट रेडिएशन वो बाहर जाने लगेगा और चाय ठंडी होने लगेगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये रेडिएशन बाहर जाए, तो हम क्या करते हैं, हमने थर्मस बना रखा है, एक डिवाइस आता है जिसको बोला जाता है थर्मस। इस थर्मस में हम क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं इन वॉल्स को बनाने के लिए। इसका जो वॉल्स है थर्मस का, इसको बनाने के लिए हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जो बेसिकली हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता। अब कंडक्शन नहीं होगा तो इससे क्या होगा बताओ, अंदर का हीट वो बाहर नहीं लाएगा और बाहर का हीट वो अंदर नहीं जाने देगा। अब अगर इसके अंदर तुम चाय भर देते हो तो चाय के रेडिएशन से, चाय के अंदर से जो रेडिएटेड एनर्जी है, जब ये वॉल से टकराता है तो टकरा के अब इसको हम एक और चीज़ करते हैं, अंदर सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। अब देखो, इसके अंदर का जो पार्ट है इसको हम लोग सिल्वर से कोट कर देते हैं और बाहर का भी पार्ट जो होता है उसको सिल्वर से कोट कर देते हैं थर्मस में। अब ये सिल्वर कोटिंग की वजह से होता क्या है कि जब ये रेडिएशन आपके चाय का बाहर निकलता है तो ये वॉल से टकराएगा, वॉल से टकराने के बाद ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि किसी बॉडी पर जब रेडिएशन आता है तो वो कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी कर देता है। एब्जॉर्प्शन जैसे मैंने बताया कलर पे डिपेंड करता है और बॉडी के स्ट्रक्चर पे या फिर बॉडी का शेप कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, सरफेस कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। उसी तरीके से रिफ्लेक्शन भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी का शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है और उसके ऊपर का सरफेस कैसा है। अगर सरफेस पे सिल्वर रखा हो तो हमको पता है कि सिल्वर जो है वो हीट को लगभग पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, 99.9% रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये रेडिएशन जो है अब ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्ट होकर यहीं रह जाएगा। और अब क्योंकि इसके पास कोई हीट आया नहीं है और बीच में हम क्या करते हैं, हीट इंसुलेटर लगा देते हैं, मतलब एक ऐसा कोई मटेरियल से वॉल बनाते हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत हीट अगर आया भी रहेगा तो वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। और बाहर भी हम लोगों ने क्योंकि सिल्वर कोटिंग रखा हुआ है तो सिल्वर कोटिंग की वजह से बाहर से भी अगर कोई रेडिएशन आता है तो वो रेडिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा।
तो ये थर्मस का यूज़ हम लोग करते हैं ताकि हम रेडिएशंस को ब्लॉक कर सके, अंदर का भी बाहर का भी। और बीच में अगर कंडक्शन की वजह से लॉस हो तो हम क्या करते हैं, इंसुलेटर लगा देते हैं ताकि यहाँ पे हीट कंडक्शन यहाँ से ना बाहर हो पाए ना बाहर से अंदर हो पाए। अब इससे होता ये है कि अगर आपने गर्म चीज़ रखी है तो अंदर का हीट बाहर नहीं जा पाएगा, तो टेम्परेचर अंदर का जो होगा इसका वो गर्म का गर्म ही रहेगा और टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो, क्योंकि बाहर से भी सिल्वर कोटिंग है तो बाहर का भी हीट अंदर नहीं आ पाएगा, तो अगर आप चाहते हैं कोई ठंडी चीज़ मैं उसके अंदर रखूँ और वो ठंडी रहे, तो ठंडी चीज़ भी ठंडी ही रहेगी, क्योंकि उसको गर्म होने के लिए बाहर से हीट चाहिए और आपने बाहर से भी हीट को ब्लॉक कर रखा है सिल्वर कोटिंग की वजह से, यहाँ पे अंदर हीट नहीं आ पाएगा और कंडक्शन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ से आपने इंसुलेटर से इसको घेर दिया हुआ है। तो इस तरीके से थर्मस आपके ठंडी चीज़ों को ठंडा रखता है, गर्म चीज़ों को गर्म रखता है, वो कंडक्शन भी नहीं होने देता और कन्वेक्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि हीट ही नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ रेडिएशन को भी ब्लॉक कर देता है। तो हमने रेडिएशन के थ्रू अगर हीट पास हो रहा है उसका भी यहाँ पे इंतज़ाम करके उसको ब्लॉक कर दिया है। ठंडी चीज़ ठंडी होगी और गर्म चीज़ गर्म ही रहेगी। समझ गए? तो इस तरीके से जो करंट जो आपका हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह पास होता है रेडिएशन के फॉर्म में। समझ गए? और आपका तीनों तरीका जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन वो यहाँ पे अब होता है ख़त्म। तो हमने जाना कि किस तरीके से हीट इन तीनों तरीके से पास हो सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अच्छा, यहाँ पे हम अगले वीडियो में देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि न्यूटन ने एक लॉ दिया कि किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो कूल होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, विच इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रेडिएशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।